बड़े दिल से चाहा था, बड़े जतन से सोचा था, फिर भी पूरी न हो सकी एक ख्वाहिश। चला गया जनता का राष्ट्रपति, चला गया बच्चों का लोकप्रिय चाचा, चला गया सिद्धांतों और मूल्यों को जीने वाला कमाल का कलाम। नम आंखों के बीच पीछे छोड़ गया एक अधूरी ख्वाहिश। क्या कलाम साहब की आखिरी ख्वाहिश संसद में शोर कम करने की थी? क्या कलाम साहब की आखिरी ख्वाहिश आतंक और नफरत के खात्मे की थी? क्या कलाम साहब की अंतिम इच्छा वीआईपी कल्चर खत्म करने की थी, या मंगल पर इंसान को भेजने की थी, या फिल्मों के जरिए बच्चों को संदेश देने की थी, या फिर कलाम साहब की आंखों में तैरती एक ख्वाहिश उनके घर, उनके परिवार से जुड़ी थी? क्या ये इच्छा उनके 99 साल के भाई से जुड़ी थी? देखिए इस अनोखे इंसान की वो तमन्ना जो अधूरी रह गई। देखिए कलाम की आखिरी ख्वाहिश। आज मेरे दिलो दिमाग में कबीर के शब्द और कुमार गंधर्व के सुर, उड़ जाएगा हंस अकेला जग दर्शन का मेला, जैसे बार बार गूंजा। जी हाँ, ये हंस आज अकेला उड़ गया। जनता का राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आज सुपुर्दे खाक हो गए। पूरा देश उनके अंतिम सफर का साक्षी बना। न जाने कितनी आंखें नम हुई, न जाने कितने लोगों ने उन्हें दिल से याद किया, नमन किया। लेकिन इस नमन के बीच एक कसक भी कहीं दबी दिखी। कसक कमाल के कलाम की अंतिम ख्वाहिश की, जो वो पूरी नहीं कर सके। इस ख्वाहिश को वो पूरी शिद्दत से पूरा करना चाहते थे, बड़े जतन से जिसके बारे में सोचते थे वही अधूरी रह गई। क्या थी वो ख्वाहिश? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिसे जनता ने चाहा, जिसके उजाले ने लाखों नौजवानों को कुछ बनने की प्रेरणा दी। क्या वो अपनी एक हसरत पूरी किए बिना ही दुनिया से चला गया? क्या कमाल के कलाम चाह कर भी अपनी वो इच्छा पूरी ना कर पाए? क्या कलाम के करोड़ों फैंस ये जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर कलाम की अधूरी अंतिम ख्वाहिश क्या थी? ये अधूरी ख्वाहिश जुड़ी है उनके परिवार से। ये ख्वाहिश थी एक फैमिली मैन की। कलाम साहब की परछाई कहे जाने वाले उनके सलाहकार सृजनपाल सिंह जानते हैं इसके बारे में। साहब बहुत परिवार को प्रेम करने वालों में से थे और हमेशा मुझसे भी बोलते थे कि तुमने अपनी माँ को फ़ोन किया आज, पापा को फ़ोन किया तुमने आज, क्योंकि मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया है। तो हमेशा मेरे को बोलते थे और वो इंश्योर करते थे कि हम सब लोग, जितने भी लोग उनके साथ काम करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स उनके साथ हैं, वो अपने परिवार को सबसे ऊपर रखें और उनके लिए, माँ बाप के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करें। जी हाँ, कलाम साहब की अंतिम ख्वाहिश जो पूरी ना हो सकी, अपने सगे बड़े भाई से जुड़ी थी। भाई से जुड़ी यादें, भाई का आशीर्वाद। रामेश्वर के धनुष कोटी की इन गलियों से पूछिए, ये वो गलियां हैं जहां कमाल के कलाम ने जिंदगी के बुनियादी पाठ सीखे। इसी कलाम हाउस में कलाम साहब ने अपने अन्ना यानी बड़े भाई का प्यार, दुलार और ध्यान देखा। मोहम्मद मुत्थू मीरा लिब्बाई मरिकर कलाम साहब के वही बड़े भाई हैं जिनके बारे में एक अनोखी कहानी है। कलाम साहब जब राष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मति से चुन लिए गए थे, राष्ट्रपति पद की शपथ की तारीख भी तय हो गई थी। तब कलाम साहब ने अपने घर रामेश्वरम फोन किया, अपने बड़े भाई से बातचीत की, उनसे दिल्ली आने का आग्रह किया, साथ ही रेल के टिकट भिजवाने का भरोसा भी दिया। जरा सोचिए, देश के राष्ट्रपति बन रहे इस सरल इंसान ने बाकायदा अपने परिवार के रेल टिकट का खर्चा अपनी जेब से दिया। अपने छोटे भाई को महामहिम बनते देख ये भाई गर्व से भर उठा। कलाम ब्रदर्स का आपसी लगाव और प्यार कम ही लोग जानते हैं। कलाम साहब
अपने इस भाई को पिता समान मानते थे और उनकी हसरत थी उनका अगला जन्मदिन यानी 100वां जन्मदिन धूमधाम से मनाने की। यही थी उनकी अधूरी अंतिम ख्वाहिश। साहब के सबसे क्लोज मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से उनके बड़े भाई थे जो उनसे 16 साल बड़े थे और वो उनके लिए पिता समान थे। कल जब यहाँ पर दर्शन के लिए साहब को रखा गया था, एक हृदय विदारक दृश्य था जब एक 16 साल उम्र में बड़ा भाई जो 99 वर्ष के हैं वो आए और उन्होंने जिस प्रकार से फूल धीरे धीरे रखे, इतना हृदय विदारक था वो। क्योंकि मुझे याद है कि साहब बोलते थे कि जब 100वां बर्थडे होगा, 100 बर्थडे होगा तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा रामेश्वरम और हम बहुत बड़ी पार्टी करेंगे, क्योंकि मेरे भाई 100 साल के हो जाएंगे, अगले साल होने वाले थे। और आज मैं रामेश्वरम में हूँ, बर्थडे पार्टी के लिए नहीं हूँ, आज साहब ही चले गए। ये वही भाई थे जो कलाम साहब के निधन की खबर सुनते ही बेहोश हो गए थे, जिन्हें शायद इस बात का एहसास हो चला था कि मुझे हर दूसरे दिन फोन करने वाला, मेरी तबीयत पूछने वाला, मेरा सम्मान करने वाला देश का ये सपूत मुझसे पहले ही चला गया। वो सपूत जिसकी 4 और हसरतें थीं, चारों देश और आम इंसान से जुड़ी। वो नहीं चाहते थे कि संसद का बेशकीमती वक्त हो हल्ले में बर्बाद हो। वो नहीं चाहते थे कि आतंक और नफरत का कारोबार बढ़ता रहे। वो नहीं चाहते थे कि वीवीआईपी कल्चर आम इंसान की जिंदगी में मुसीबतें डाले। देश की संसद को जो हमेशा रुकती रहती है उसको चलाया कैसे जाए। उन्होंने आईएम स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देना था कि ये सही किया जाए। वो मुझसे कह रहे थे हमारी किताब आने वाली है नई, उसमें इस बारे में ज़रूर लिखना। तो उन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए, उन आइडियाज़ को ऑफकोर्स मैं शेप करके उस किताब में लिखूँगा। और फिर उनकी चिंता थी कि आतंकवाद को कैसे समाप्त किया जाए। क्यों इतनी द्वेष है दुनिया में, हमेशा दुखी होते थे कि ये दुनिया में हेट्रेड क्यों आती है इतनी, क्यों इतना इंसान हो जाता है कि किसी इनोसेंट अनजान आदमी को मारने पे उतारू हो जाता है। तो वो बच्चों से पूछना चाहते थे कि ऐसा क्यों होता है। और तीसरा उनकी चिंता ये थी कि एक गार्ड खड़ा था उनके आगे वाली जो गाड़ी जा रही थी उसमें पूरे टाइम 2.5 घंटे खड़ा रहा। उनकी चिंता थी कि ये कितना थक गया होगा, मेरी वजह से थक गया ये आदमी, धूप में खड़ा हुआ है। तो उन्होंने जैसे ही हम आईएम शिलोंग पहुँचे उसको तुरंत बुलाया, मुझे भेजा लेकर के आओ उसको। मैं ढूंढ के लाया 70-80 गार्ड्स में उसको बोला तुम पानी पियो। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। बहुत धन्यवाद। उन्होंने 2020 में हमारा हिंदुस्तान को सुपर पावर बनने के लिए जो ख्वाब देखा था, लोगों को दिखाया था ख्वाब, ये चीज़ को सच कराने के लिए ऊपर वाले से हम सब की तरफ से, जब भाइयों की तरफ, सब हिंदुस्तानी भाइयों की तरफ से दुआ मांगे थे। जाहिर है कलाम साहब अनगिनत लोगों को अपना कर्जदार बना गए। उनमें वो इंसान भी है जिसने उनके लिए 2 गज जमीन पर कब्र तैयार की। वो भी उनके कर्ज को याद करता है। My son, Okay. polio drops is the Kalam sir is the drop. Oh, so your son was given a polio drop by Dr. Kalam. Kalam. So a relation was there between you and Kalam. No relation. No, means relation No, relation, yeah. in a wider sense. The work undertake to the God's gift. It's a God's gift. And you feel how you're feeling as you have dug the grave for Dr. Kalam. How you're feeling? நான் பிறந்த பாக்கியத்தை பெற்றுள்ளேன். And my birth, I will God thanks. कलाम साहब ने एक शानदार जिंदगी जी, जो चाहा वो किया, अपनी हसरतें पूरी की। कुछ इच्छाएं जरूर अधूरी रह गईं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि कलाम साहब खुद भी शर्ट पैंट और जूता पहनकर ही इस दुनिया से जाना चाहते थे, और हुआ भी ऐसा ही। वो बोलते थे कि आज के ज़माने में मुझे लगता है सबसे अच्छी मृत्यु ये होती है जिसमें आप जूते पहने रहो, सीधे खड़े रहो और कुछ कार्य कर रहे हो। जब कलाम साहब को तो मैं हाथ में हम लोग लिए थे, जब उनकी मृत्यु हो रही थी, आंखों के सामने हुआ सब कुछ 15-20 सेकंड में। मुझे यही याद आ रहा था कि साहब जो चाहते थे, साहब हमेशा विनर रहे हैं। अपनी मृत्यु में भी, अपनी समाप्ति में भी साहब ने अपना रास्ता चुना कि मैं इस तरह से जाना चाहता हूँ, और साहब एकदम उस तरीके से गए। बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो अलौकिक है, कहीं दिस इज इटर्नल, कि ऊपर वाला भी सुन रहा था। क्या आप जानते हैं कलाम साहब शाकाहारी थे? आखिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि बचपन में उनके पास खाने को पैसे कम रहते थे और कम पैसे में वेज खाना ही नसीब होता था। इसीलिए उनकी फेवरेट डिश भी थी फनी राउंड फेलो। जी हाँ, आलू की पकौड़ी को कलाम साहब मजाक में फनी राउंड फेलो कहते थे।
अपनी जिंदगी के अंतिम दिन उनकी लास्ट डिश भी यही थी। क्या आप ये जानते हैं कि कलाम साहब का पसंदीदा खेल कौन सा था? क्रिकेट के बारे में वो पूछते जरूर थे, लेकिन उन्हें पसंद था बैडमिंटन। क्या कलाम साहब फिल्में देखते थे? हीरो हीरोइंस के बारे में पूछते थे? कलाम साहब ना तो फिल्में देखते थे ना टीवी, लेकिन ये जरूर कहते थे कि टीवी या फिल्में बच्चों पर बहुत असर डालती हैं, लिहाजा हर फिल्म में बच्चों के लिए कोई संदेश होना चाहिए। ऐसे थे हमारे कलाम साहब। रामेश्वरम से प्रतीक द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार आज तमिलनाडु के रामेश्वरम में कर दिया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ भारत रत्न डॉक्टर कलाम के पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात कलाम की अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ा। रामेश्वरम में लोगों ने नम आंखों से डॉक्टर कलाम को अंतिम विदाई दी। और इसी के साथ खत्म हो गया एक युग, सुपुर्दे खाक हो गया एक युग पुरुष। जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर पर आखिरी मिट्टी डाली गई तो पूरा रामेश्वरम रो पड़ा। पूरा देश गमगीन हो उठा। लाखों करोड़ों भारतीयों ने नम आंखों से महान कलाम को आखिरी सलाम किया। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर कलाम के बड़े भाई से बात की और उन्हें ढांढस बंधाया। कलाम को सुपुर्दे खाक किए जाने के बाद PM मोदी कलाम के बड़े भाई से मिले। कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी जनता के राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने भी कलाम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जब मिसाइल मैन का जनाजा उठा तो सबसे पहले बीजेपी के शाहनवाज हुसैन और कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने कंधा दिया। इसके बाद पूरे राजकीय सम्मान और परंपरागत तरीके से इस महात्मा का अंतिम संस्कार किया गया। देश के कोने कोने में डॉक्टर कलाम को अपने अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई। कलाम साहब के लिए लोगों के प्यार ने जाति धर्म का हर बंधन तोड़ दिया। समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसे केदारनाथ धाम में पूर्व राष्ट्रपति को भावभीनी विदाई दी गई। वडोदरा के छात्रों ने टीचर कलाम को रॉकेट बनाकर अंतिम विदाई दी। कलाम साहब पर्यावरण के बहुत बड़े हितैषी थे। जहां भी रहे वहां उन्होंने लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। उनके अंतिम विदाई के मौके पर कोच्चि में पुलिसकर्मियों ने 100 पौधे लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कलाम साहब को छात्रों से खास लगाव था। यही वजह है कि देश के कोने कोने में छात्रों ने अपने प्रिय टीचर को आंसुओं से भरी आंखों से विदाई दी। कलाम साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी सीख, उनकी सादगी और देश के लिए उनका योगदान अमर रहेगा। कलाम साहब हमेशा करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। कलाम साहब की हमेशा से एक ख्वाहिश थी ऊंची परवाज भरने की। इस बार उन्होंने ऐसी परवाज भरी कि वो लौट कर नहीं आएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आखिरकार देश का गद्दार आतंकी याकूब मेमन अपने अंजाम तक पहुंच गया। 93 धमाके के इस दोषी को आज तड़के फांसी पर लटका दिया गया। आखिरी वक्त तक याकूब को बचाने की कोशिश में उसके वकील जुटे रहे। शायद सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि रात भर कोर्ट चलती रही। दोनों पक्षों के वकील दलील देते रहे और आखिरकार वही हुआ जो इंसाफ की दरकार थी। 256 लोगों का हत्यारा याकूब फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन अब उसकी फांसी पर सियासत भी शुरू हो गई है। इंसाफ की तलाश करने वाले को कहीं पर भी हर फोरम पर अवसर मिलना चाहिए। वह हर फोरम पर अवसर मिला है। मामला न्यायालय में चला है
और इस देश की सबसे बड़ी न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसके बाद यह कार्रवाई हुई है। गुरुवार सुबह तकरीबन 6:35। 22 सालों से लटका इंसाफ पूरा हुआ। 93 धमाकों के आरोपी याकूब मेमन को फांसी दे दी गई। याकूब ने बचने के लिए हर विकल्प का इस्तेमाल किया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में उसकी रिट पिटीशन खारिज हुई। राज्यपाल ने उसकी दया याचिका ठुकरा दी। राष्ट्रपति ने भी रात 10 बजे तक अपना फैसला सुना दिया कि याकूब दया के काबिल नहीं है। तो रात 11 बजे उसके वकील सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू के घर नई याचिका लेकर पहुंच गए। रातों रात सुप्रीम कोर्ट में जजों की बेंच बैठी और फैसला हुआ कि इस नई याचिका में कुछ भी नया नहीं है। आखिरकार याकूब फांसी पर लटका, लेकिन उसकी फांसी के साथ ही शुरू हुई सियासत। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह और शशि थरूर ने ट्वीट करके फांसी पर सवाल उठाए, जिसे बाद में उन्होंने कैमरे पर भी जारी रखा। ये खबर सुनकर दुखी हुआ कि हमारी सरकार ने एक इंसान को फांसी पर लटका दिया है। राज्य समर्थित हत्या हमें नीचा दिखाती हैं, हत्यारों की श्रेणी में भी रखती हैं। Therefore, it becomes an exercise in revenge, retribution, an eye for an eye. That is not worthy of a modern state. So I just feel that it is wrong. मुझे शक है कि दूसरे आतंकी आरोपियों के साथ भी इस तरह से बर्ताव किया जाएगा। देखते हैं, सरकार और न्यायपालिका की साख दांव पर है। गुजरात के मंत्री को जेल भेजा, सजा दी, उस जज के ऊपर खतरा है। ट्वीट करते हैं और स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने ये न्याय किया हुआ है वो मर्डरर के समान है। जो शब्द उन्होंने किया है मर्डरर के समान है। आज ये हालत हो गई, कांग्रेस इसका जवाब तो दे। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई और दल भी थे जिन्होंने अपनी अपनी तरह से इस पर सियासत की। हम भी देखना चाहेंगे अपनी आंखों से और पढ़ना चाहेंगे और अपने सीने में उसको महसूस करना चाहेंगे कि बाबू बजरंगी और माया कोडनानी को भी फांसी पे चढ़ाया जाए। Most important element in that is to ensure that justice is delivered impartially to all those who perpetrate. सवाल यही कि फांसी पर सवाल उठाने वाली पार्टी आखिर मुंबई धमाकों में मारे गए पीड़ित परिवारों के जख्मों पर चर्चा क्यों नहीं कर रही? वो इस बात पर क्यों नहीं चर्चा कर रही कि देश की सुरक्षा को आतंक से कितना बड़ा खतरा है? सवाल यह है कि आखिर वो याकूब की फांसी पर सियासी रोटियां सेकने में क्यों जुटी हुई हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। याकूब मेमन को उसके गुनाहों की सजा मिल गई, मगर ये तो अधूरा इंसाफ है। जब तक पाकिस्तान में छुपे बैठे दाऊद इब्राहिम को सजा नहीं मिलती, तब तक मुंबई धमाकों का मुकदमा पूरा नहीं होने वाला। सवाल यह है कि आखिर याकूब और दाऊद का क्या रिश्ता था? दाऊद हमेशा ऐसे किसी भी रिश्ते से इनकार करता रहा है और खुद याकूब भी दाऊद को हमेशा ब्लास्ट केस से क्लीन चिट देता रहा है। हमेशा ही याकूब अपने सगे भाई को ब्लास्ट का जिम्मेदार बताता रहा था। देखिए इस रिश्ते पर हमारी ये खास रिपोर्ट। इधर 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी याकूब मेमन भारत के हाथ लगा, उधर 1993 के ही मुंबई ब्लास्ट का मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मुस्कुराया। वो खुश हुआ कि चलो अच्छा है याकूब मेमन पकड़ा गया। आखिर दाऊद क्यों खुश हुआ? आखिर दाऊद का याकूब मेमन से क्या रिश्ता और कैसा रिश्ता था? दाऊद का सालों पुराना एक इंटरव्यू आज भी बड़ी खबर देता है। आइए देखते हैं दाऊद का याकूब कनेक्शन। दाऊद से 31 अगस्त 1994 को की गई बातचीत का नाट्य रूपांतरण। याकूब की गिरफ्तारी से आप पर क्या असर पड़ा है? उसके पकड़े जाने पर मैं खुश हूँ। कम से कम जांच सही दिशा में जा रही है। क्या आपने खुद ही उसे भारत नहीं भेजा था? अरे मैं क्यों भेजने लगा उसे भारत? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कभी उसकी शक्ल तक नहीं देखी। क्या आपने याकूब को सरेंडर करने के लिए कहा था ताकि वो भारत जाकर आपको बेगुनाह बताए? याकूब आपके पास है, उससे क्यों नहीं पूछ लेते? क्या आप भूल गए कि याकूब ने टीवी के सामने पूरे मुल्क के सामने ये बयान दिया है कि वो कभी मुझसे मिला तक नहीं? तो फिर याकूब आपको सारे इल्जामों से आजाद क्यों कर रहा है? जो भी मुझे सारे इल्जामों से बरी करेगा उसका भरोसा कोई नहीं करेगा। अगर कोई ये भी कहेगा कि दाऊद बेगुनाह है तो लोग यही कहेंगे कि जरूर भाई ने उसे पैसे खिला दिए हैं। इस मुद्दे पर मेरी एक अफसर से कई बार बात हुई।
उसने कहा कि उसका ये मानना है कि मैं इस केस में शामिल नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा बोला भी तो मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर मैंने इस्तीफा नहीं दिया तो मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा। साफ है, दाऊद ये साबित करना चाह रहा है कि याकूब और उसके बीच कोई रिश्ता नहीं है। याकूब उसका आदमी नहीं है। याकूब भारत उसे इल्जामों से बरी करवाने नहीं आया था। हैरत यह है कि लगभग यही बातें उसने याकूब के भाई और 93 ब्लास्ट के मुख्य आरोपी टाइगर मेमन के बारे में भी कही थी। क्या आप टाइगर मेमन को जानते हैं? वो अक्सर दुबई आता था, लेकिन उससे ना मेरे दोस्ताना रिश्ते थे और ना कारोबारी रिश्ते। मैं उसे जानता जरूर हूँ, लेकिन मैं तो बॉम्बे में ऊंचा नीचा धंधा करने वाले हर इंसान को जानता हूँ। लेकिन टाइगर और आपका धंधा तो एक जैसा ही है। पुलिस से कहिए जांच करे और मेरे और टाइगर के रिश्तों को साबित करे। अगर साबित हो गए तो आप जो चाहो वो इल्जाम लगाओ मुझ पर। याकूब कह रहा है कि मुंबई ब्लास्ट की साजिश आईएसआई ने रची। आपका आईएसआई से क्या रिश्ता है? और तौफीक जलियावाला से? मैं आईएसआई के बारे में कुछ नहीं जानता, और जहां तक जलियावाला की बात है तो मैं उसे पिछले 10 सालों से दुबई के एक कारोबारी के तौर पर जानता हूं। याकूब मेमन जांच में मुंबई ब्लास्ट का दोषी पाया गया। दिलचस्प बात यह है कि याकूब ने खुलकर कभी दाऊद को इन धमाकों का जिम्मेदार नहीं बताया। वो हर बार अपने सगे भाई टाइगर को ही गुनहगार करार देता रहा। उस टाइगर का नाम लेता रहा जिसे 20 साल से किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जानता कि टाइगर जिंदा है या नहीं। कोई नहीं जानता कि टाइगर के मत्थे सारे गुनाह मरने के पीछे याकूब मेमन ने दाऊद से कोई डील की थी या नहीं। जाहिर है, जब तक दाऊद और टाइगर भारतीय कानून के हाथ नहीं लगते, इन सवालों के जवाब नहीं मिल सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। चलिए इसी के साथ इंडिया 9 बजे में अभी इतना ही।